हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन शर्मा का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड वार सेकेंड। देखिए, मैं पार्ट 1 का जो वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, पहले वो जाकर देखिए। फिर आइए पार्ट 2 पे आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैंने कहा था कि वर्ल्ड वार सेकेंड का जो वीडियो है मैं 3 पार्ट में डालूंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट 2 वीडियो को। ब्रिटिश प्रतिरोध के फलस्वरूप ऑपरेशन सी लायन अनिश्चित काल के लिए स्थापित हो गया। ठीक है, स्थगित हो गया। ब्रिटिश प्रतिरोध के फलस्वरूप क्या हुआ? ऑपरेशन सी लायन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। नवंबर 1940 से लंदन पर जर्मन हवाई आक्रमण कमोबेश बंद हो चुके थे। नवंबर 1940 से लंदन पर जर्मन हवाई आक्रमण जो थे कमोबेश बंद हो चुके थे। युद्ध यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों और अफ्रीका में फैल चुका था। 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने एक त्रिपक्षीय संधि की। 27 सितंबर 1940 ईस्वी को जर्मनी, इटली और जापान ने क्या किया? एक त्रिपक्षीय संधि की। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश ने शेष दो देशों को किसी तीसरी शक्ति द्वारा उन पर आक्रमण होने पर सहायता देने का वचन दिया। ठीक है, इस संधि के अनुसार प्रत्येक दो देश ने शेष दो देशों को किसी तीसरी शक्ति द्वारा उन पर आक्रमण होने पर सहायता देने का वचन दिया था। जर्मनी और इटली ने जापान के बृहत्तर पूर्व एशिया सह समृद्धि क्षेत्र का निर्माण करने का दावा स्वीकार कर लिया। अक्टूबर 1940 ईस्वी में इटली ने यूनान पर आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1940 में क्या हुआ? इटली ने यूनान पर आक्रमण कर दिया। नवंबर 1940 और मार्च 1940 के मध्य जर्मनी ने हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और बुल्गारिया को त्रिपक्षीय गुट में सम्मिलित कर लिया। ये देश जर्मनी, इटली और जापान के मित्र देश बन गए फिर। ठीक है, इस समय तक हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने का निर्णय कर लिया था। अप्रैल में जर्मन सैनिक यूगोस्लोवाकिया और यूनान भेजे गए। यूनान ने अपने ऊपर इटली के हमले को नाकाम कर दिया। अब जर्मन सेना की मदद से यूगोस्लोवाकिया और यूनान दोनों को पराजित कर दिया गया। जून 1941 तक जर्मनी और इटली रूस तथा ब्रिटेन को छोड़कर संपूर्ण यूरोप को जीत चुके थे। जून 1941 तक क्या हुआ था कि जर्मनी और इटली रूस तथा ब्रिटेन को छोड़कर संपूर्ण यूरोप को जीत चुके थे वो। दिसंबर 1940 ईस्वी तक अंग्रेज न केवल अफ्रीका के अपने सभी उपनिवेशों को फिर से जीत लेने में सफल हो गए थे, बल्कि लीबिया को छोड़कर बाकी सभी अफ्रीकी देशों से इतालवी सेना को खदेड़ देने में भी सफल हो गए थे वो। फरवरी 1941 में नाजियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अफ्रीका में दूसरा अभियान प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण। देखिए, सोवियत संघ पर जर्मन का आक्रमण होता है, यानी जर्मन आक्रमण का अब रूस पर आक्रमण होता है। हिटलर सदैव से मानता आ रहा था कि उसे वास्तविक युद्ध सोवियत संघ के विरुद्ध लड़ना होगा। उसका विश्वास था कि सोवियत संघ के विशाल संसाधनों को जीत लेने से जर्मनी अभेद हो जाएगा, यानी उसको कोई पराजित फिर नहीं कर पाएगा अगर जीत लेता है सोवियत संघ को तो, और उसे सभी महादेशों के साथ युद्ध करने की शक्ति प्राप्त हो जाएंगी। सोवियत संघ को जीतने का लक्ष्य जो था वह जर्मनी के दूसरे सैनिक अभियानों के लक्ष्य से बहुत भिन्न भी था। हिटलर का उद्देश्य इस युद्ध को विनाश की संपूर्ण युद्ध का रूप देने का था। हिटलर का उद्देश्य क्या था? इस युद्ध को विनाश की संपूर्ण युद्ध का रूप देने का था। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हिटलर का इरादा यूराल से पश्चिम के प्रदेशों में विश्व युद्ध आर्य रक्त के यानी जर्मन नस्ल के 10 करोड़ लोगों को बसाने का था। सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना 1940 ईस्वी के आरंभ से ही बनाई जाने लगी थी। उसे ऑपरेशन बारबोसा की सांकेतिक संज्ञा दी गई है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टीयर 3 में, जो क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम हुआ था 15 मार्च में, उसमें जो एग्जाम कैंसिल हुआ है 6 to 8 वाले में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑपरेशन बारबोसा क्या था। तो देखिए, यहाँ पूछा है, यहाँ बोला भी गया है कि सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना 1940 ईस्वी के आरंभ से ही बनाई जाने लगी थी। जो जर्मनी क्या कर रहा था, सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना 1940 के प्रारंभ से ही बना रहा था, उसे ही ऑपरेशन बारबोसा की सांकेतिक संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ऑपरेशन बारबोसा क्या था कि जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने की योजना ही क्या था? ऑपरेशन बारबोसा था। ठीक है, लाल सेना के नाम से विख्यात सोवियत सेना के बारे में हिटलर की राय बहुत उपहासपूर्ण थी। उसे वह एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। लाल सेना जो नाम दिया था सोवियत सेना ने, ठीक है, सोवियत सेना लाल सेना बोला था उसका आज मजाक उड़ाया था किसने? जर्मनी के हिटलर ने। योजना के अनुसार सोवियत संघ को 9 या अधिक से अधिक 17 सप्ताह के अंदर जीत लेना था। युद्ध की किसी भी औपचारिक घोषणा के बिना 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मन टैंक लेनिनग्राद, मॉस्को और कीव की ओर जाने वाले 3000 किलोमीटर से अधिक लंबे मोर्चे से होकर तेजी से आगे बढ़े। सोवियत सेना लगातार पीछे हटती रही और जर्मन सेना ने कीव, स्मोलेंस्क
तथा ओडिशा पर अधिकार कर लिया। जर्मनी ने शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले ही सोवियत संघ के विरुद्ध अपने युद्ध को अंतिम परिणति तक पहुंचा देने की आशा की थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शीघ्र ही भयावह रूसी क्रांति ऋतु आरंभ हो गई। नवंबर के मध्य तक मॉस्को पर आक्रमण को रोकना पड़ा। नवंबर के अंत तक तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया था, जिससे जर्मनी के काफ़ी सारे भारी सामान बेकार हो गए थे। जर्मन सिपाहियों को इतने कपड़े नहीं दिए गए थे कि वे रूस की सर्दी को भी झेल पाते। दिसंबर में सोवियत प्रत्याक्रमण आरंभ हुआ और जनवरी तक जर्मन सेना को मॉस्को में से खदेड़ दिया गया। ऑपरेशन बारबोसा विफल हो चुका था, लेकिन जर्मनी की पूर्ण पराजय में अभी भी देर थी। ठीक है, अभी ये 1941 ही चल रहा है वो युद्ध, जबकि द्वितीय विश्व समाप्त कब हुआ है? 1945 में। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे प्रवेश करता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने को तटस्थ घोषित कर दिया था। सुडेटनलैंड को लेकर चलने वाली वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने चैम्बरलिन की तुष्टिकरण की नीति का समर्थन भी किया था। ठीक है, तुष्टिकरण की नीति का समर्थन भी किया था। इस युद्ध में ज़्यादातर अमेरिकी ब्रिटेन से सहानुभूति रखते थे। ब्रिटेन को संयुक्त राज्य अमेरिका से शस्त्रों की नकद खरीदारी करने दी गई थी। धीरे धीरे ब्रिटेन के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन बढ़ता गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। मार्च 1941 में संयुक्त राज्य की कांग्रेस यानी संसद, मतलब यहाँ पे भारत में संसद बोलते हैं, वहाँ पर कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, संसद को ही कांग्रेस बोलते हैं वहाँ पर अमेरिका में। तो मार्च 1941 में संयुक्त राज्य की संसद यानी कांग्रेस ने एक कानून पास किया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी देश को उधार या पट्टे पर शस्त्र दे सकता है जिसकी रक्षा को वह संयुक्त राज्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझे। इसे उधार पट्टा व्यवस्था यानी लैंड लीज सिस्टम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब ब्रिटेन को संयुक्त राज्य से बड़े पैमाने पर अस्त्र आदि प्राप्त होने लगे। अब ब्रिटेन को जो है संयुक्त राष्ट्र से बड़े पैमाने पर अस्त्र आदि प्राप्त होने लगे। नवंबर 1941 में अमेरिकी उधार पट्टा व्यवस्था सोवियत संघ पर भी लागू कर दी गई। यानी अब रूस भी क्या कर सकता था, अमेरिका से अस्त्र ले सकता था वो। अब अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो 1940 ईस्वी में तीसरी बार इस पद पर चुना गया था, ने अपनी अगस्त 1941 की मुलाकात के बाद एक घोषणा जारी की। यह घोषणा अटलांटिक चार्टर यानी अटलांटिक घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई है। देखिए एक बार और देख लीजिए अटलांटिक चार्टर पर क्या था कि अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो 1940 ईस्वी में तीसरी बार इस पद पर चुने गए थे, ने अपनी अगस्त 1940 की मुलाकात के बाद जो है एक घोषणा जारी किया। ठीक है, यह घोषणा अटलांटिक चार्टर यानी अटलांटिक घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस घोषणा पत्र में कुछ सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिनके आधार पर विश्व के लिए बेहतर भविष्य की रचना की जा सकती थी। दोनों देशों ने कहा कि हम कोई भी प्रादेशिक या अन्य प्रकार का लाभ नहीं चाहते और न देशों की स्थिति में ऐसे परिवर्तन चाहते हैं जो संबंधित जन समाज की स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप न हो। घोषणा पत्र में नाजी अत्याचार को सदा के लिए समाप्त कर देने की भी बात कही गई थी। अतः सोवियत संघ की भी इस घोषणा में सम्मिलित हो गया था। पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जुलाई 1941 ईस्वी में जापानियों ने हिंद चीन यानी इंडो चाइना में वियतनाम पर अधिकार कर लिया था। अक्टूबर में जापान में और भी आक्रामक रुखवाली सरकार पदारूढ़ हुई। उसका प्रधान जनरल हिदेकी टोजो था। जापानी बम वर्षक विमानों ने हवाई द्वीप पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण कर दिया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यह मान रहा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया भी तो वह उस क्षेत्र के ब्रिटिश और डच उपनिवेशों पर ही हमला करेगा। इस जापानी कार्रवाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल तैयार नहीं था। बमबारी में संयुक्त राज्य अमेरिका के 188 विमान और बहुत से पोत, क्रूजर, मिसाइल और अन्य नौसैनिक जहाज ध्वस्त हो गए एवं 2000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे है फिर 8 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 8 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन दोनों देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब है विश्व युद्ध। सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण, पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण और संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में उतर आना 1941 ईस्वी की इन घटनाओं ने इस युद्ध को वास्तव में विश्व युद्ध में परिणत कर दिया। 1942 ईस्वी के अंत तक जापान ने प्रशांत क्षेत्र में कई द्वीपों फिलीपींस, इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर और थाईलैंड पर अधिकार कर लिया था। इस समय फाशीवाद विरोधी गठबंधन कायम हुआ।
जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हुए। विंस्टन चर्चिल ने इसे महान गठबंधन की संज्ञा दी। किसे? यही जो ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका का जो गठबंधन था, उसे ही विंस्टन चर्चिल ने महान गठबंधन कहा है। ठीक है। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होकर संयुक्त कमान के अधीन लड़े। अपरिमित परिमाण में युद्ध सामग्री का उत्पादन किया गया, जिसमें 3 लाख विमान और 25,000 टैंक भी शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय का शस्त्रागार कहा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय का शस्त्रागार कहा गया है। सोवियत संघ ने जनरल डिगोल को मान्यता दी, जिसने बाद में समस्त स्वतंत्र फ्रांसीसियों की एक काम चलाऊ सरकार गठित कर ली थी। स्टालिनग्राद की लड़ाई फिर देखिए। 1942 ईस्वी के पूरे दौर में यूरोप में यह युद्ध लगभग पूर्ण रूप से सोवियत सेना तथा जर्मनी और उसके मित्र देश रोमानिया और बुल्गारिया की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। मार्च 1942 में हिटलर ने दावा किया था कि लाल सेना को ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने से पहले कुचल दिया जाएगा। जुलाई में जर्मन सेना ने स्टालिनग्राद अब वोल्गाग्राद पर आक्रमण किया और मध्य सितंबर तक सेना स्टालिनग्राद की सीमाओं पर पहुंच गई। उसके बाद वह संघर्ष आरंभ हुआ, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा एकल शक्ति परीक्षण कहा गया है। नवंबर के मध्य तक जर्मन सेना स्टालिनग्राद के अंदर और आसपास पहुंच चुकी थी। नवंबर के आखिरी दिनों में स्टालिनग्राद में और इसके आसपास मौजूद जर्मन सेना को सोवियत सेना ने घेर लिया। नेक्स्ट जो है अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका सेकेंड वर्ल्ड वार जो टॉपिक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक है क्लास 9 का, 10 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पॉइंट पर डाल चुका, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़।